हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए, पिछली क्लास में आपने एनपीओ से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें थ्योरेटिकल समझ ली थी। आज हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक प्रोफार्मा बनाते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक्चुअली होता क्या है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने जैसे पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये एक समरी की तरह होता है। कैश बुक की जो समरी होती है, इसके अंदर लिखा जाता है जितना भी पैसा आएगा उसको रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा, और जितना भी पैसा जाएगा उसको पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। तो क्या क्या इसमें लिखा जाता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा टू बैलेंस बीडी। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो टू बैलेंस बीडी क्लियर है, ये क्या मतलब है इसका? तो टू बैलेंस बीडी में या तो वो कैश बैलेंस होगा, या फिर वो बैंक का बैलेंस होगा, या फिर दोनों बैलेंस हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो अच्छी बात है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको प्रॉपर वे में समझनी है। अगर नहीं समझी तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। तो ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में भी हो सकता है, बाय बैलेंस बीडी। और ये कैश बैलेंस नहीं होगा, हमेशा बैंक बैलेंस हो सकता है जो ओवरड्राफ्ट के रूप में होगा। तो या तो आपके पास इस साइड बैलेंस आएगा, या ओवरड्राफ्ट होगा तो इस साइड बैलेंस आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। या तो डेबिट बैलेंस होगा बैंक का, या क्रेडिट बैलेंस होगा बैंक का। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट है, और डेबिट बैलेंस का मतलब एक्चुअली बैलेंस है। और उसके बाद जितनी भी, ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। अब सर, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं वही तो आपको समझनी है ध्यान से। पहले लिख लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं उसको आप डेबिट साइड में चढ़ाएंगे। जितनी भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं उसको भी आप डेबिट साइड में चढ़ाएंगे। ये सर अलग अलग क्यों लिखी है? वो इसलिए लिखी है जिससे आप डिफरेंशिएट कर सको। ऐसे ही जितनी भी आप बाय रेवेन्यू नेचर की पेमेंट होती है, और जितनी भी कैपिटल नेचर की पेमेंट होती है, कैपिटल पेमेंट्स, उन सब को यहां पर चढ़ाया जाएगा। यानी कि जितनी भी तरह की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, उन दोनों को यहां चढ़ाया जाएगा। अब इसकी डिटेलिंग करने के लिए समझा देता हूं कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। इसका एक्चुअल मतलब है एनी अमाउंट, अच्छी तरह से समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। एनी अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी अमाउंट आपने साल के दौरान रिसीव किया है, वेदर it is related to any year, चाहे वो किसी भी साल से संबंधित हो, मगर बस आपने जो अमाउंट रिसीव किया है इस करंट ईयर में रिसीव किया है, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, उस अमाउंट को आप यहां चढ़ाएंगे। ऐसे ही क्रेडिट साइड में भी सेम बात होगी, यानी कि पेमेंट साइड में एनी अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर whether it is related to any year।
बस अमाउंट पे हुआ इस साल में, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, बस पेड होना चाहिए। इस ईयर में पेड है, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे कैपिटल नेचर का हो, उन सबको यहाँ पर दिखाया जाएगा। यानी कि वो रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, किसी भी ईयर से रिलेटेड अमाउंट रिसीव्ड में आएगा, और किसी भी ईयर से रिलेटेड चाहे पे किया है तो वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, रेवेन्यू या कैपिटल नेचर का, आपको इसी ईयर में चढ़ाना है। और लास्ट में इसका जो बैलेंस आएगा वो आएगा टू बैलेंस CD। तो अगर ये क्रेडिट साइड बड़ा होने की वजह से यहां पर दिखाई देगा तो इसको बोलेंगे बैंक बैलेंस होगा, और वो बैंक बैलेंस होगा OD के रूप में, माइनस का होगा, तो ये OD आएगा। और अगर ये डेबिट साइड बड़ा होगा तो आपके पास बैलेंस आएगा बाय बैलेंस CD, वो आपके पास कैश के रूप में होगा या फिर वो बैंक के रूप में होगा। तो बैंक का या तो पॉजिटिव बैलेंस हुआ तो ये यहां पर क्रेडिट साइड में दिखाएगा, मतलब डेबिट बैलेंस है, और कैश का तो डेबिट बैलेंस ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो इन दोनों में से एक ही चीज यहां पर दिखाई जाएगी। बस रिसीट एंड पेमेंट का प्रोफॉर्मा बस इतना ही बड़ा है, इसके अलावा एक एक आइटम को समझना पड़ेगा, वो हम समझते हैं कि उसके अंदर क्या क्या दिखाई देगा। चलिए अगली क्लास में इसको समझते हैं। उससे पहले थोड़ी सी बातें हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो बातें ही आपको समझानी है कि इससे रिलेटेड जो बातें हैं उनको क्या, किस तरह से आप इसको ट्रीट करोगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो नेचर होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, क्योंकि वो कैश बैलेंसेस या बैंक बैलेंसेस को दिखाता है, इसलिए वो एक एसेट अकाउंट होता है। इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी, अगर आप इन चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके गलत हो जाएंगे। यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो एक एसेट अकाउंट के रूप में होता है। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें, क्या इसमें एडजस्टमेंट की जाती हैं? No adjustment made regarding outstanding accrual, prepared or advances. No adjustment made. Regarding outstanding, accrued, prepaid और एडवांसेस। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की जाती, इसलिए ये कौन से बेसिस पे रखा जाता है? इट इज मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मेंटेन्ड ऑन, ये हमने पहले भी पिछली क्लास में भी पढ़ लिया था, दोबारा पढ़ा रहा हूं, मेंटेन ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की जाती है। एडजस्टमेंट करने का मतलब ही वो एक्रूअल बेसिस पे हो जाएगा, मगर यहां पर एडजस्टमेंट नहीं होती। इट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसका पर्पस क्या है? तीसरा पॉइंट है पर्पस। हम क्यों मेंटेन करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? तो इसका पर्पस है टू शो अमाउंट received and paid under various head during various head during the year। डिफरेंट हेड में हम जो पैसे रिसीव करते हैं या डिफरेंट हेड में जो पैसे पे करते हैं,
उन दोनों से रिलेटेड जितने भी अमाउंट होते हैं उसको यहां पर दिखाने के लिए हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, और ये भी देखने के लिए कि हमारी कैश की पोजीशन क्या है, कैश और बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, उसको भी दिखाते हैं। एंड टू फाइंड कैश पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश बैलेंसेस है, क्या पोजीशन है उसकी, उसको भी आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो इसका जो पर्पस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग हेड में कितनी पेमेंट हो रही है, कितना उससे रिसीव हो रहा है, उसके एक समरी बन जाती है, और साथ में कैश की पोजीशन क्या है उसकी भी एक समरी बन जाती है, चाहे वो बैंक अकाउंट में पड़ा हो चाहे वो प्लेन कैश में पड़ा हो। अब बात आती है प्रिपरेशन की वजह से कि ये कब प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपरेशन इसको प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स के रूप में इसको प्रिपेयर किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में इसको प्रिपेयर किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? और एक खास बात इसमें यह है कि इसमें कोई भी नॉन कैश आइटम नहीं आएगी, नॉन कैश एक्सपेंसेस, यानी कि जो कैश में डील नहीं हो रही तो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं शो करेगी। नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक, और कैसे होते हैं वो, डेप्रिसिएशन जैसे होता है। तो डेप्रिसिएशन में ना कोई पैसा आता है ना कोई पैसा जाता है, ये एक इंटरनल मामला होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इससे कोई नॉन कैश, इसको नॉन कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन नॉट अकाउंटेड, इसके अंदर नहीं दिखाया जाता, नॉट अकाउंटेड इन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। शॉर्ट में लिख देता हूं रिसिट एंड पेमेंट, RNP। क्या बात समझ में आ गई है? तो ये भी आपके लिए सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें समझेंगे तभी आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बाकी सब अकाउंट के बारे में नॉलेज होगी। तो एक बेसिक परफॉर्मा आपने देख लिया है, डिटेल में हम अगली क्लास में समझ ही लेंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। छोटी सी बात है, अगर इसको दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा दिखाई देगा जो आपकी बुक में छपा हुआ है। बस आपको ये समझना है कि जो भी पैसा आएगा उसको रिसीट साइड में दिखाया जाएगा और जो भी पैसा जाएगा वो आपको पेमेंट साइड में दिखाया जाएगा। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिखाया हुआ होता है और उसके बेसिस पर ही आप बाकी दोनों अकाउंट यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। मगर आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।